हे गाइस, द एजुकेटिंग में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं महिमा गौर। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं, हमने जो चैप्टर सेल जो था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वो स्टार्ट किया था क्लास 9th का, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। ये उस चैप्टर का पार्ट नंबर 3 है और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि हम आज न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 3 न्यूक्लियस। ठीक है, लास्ट वीडियोस में मैंने आपको सेल के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया था कि एक सेल होता है, सिंपल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर किससे मिलकर बने होते हैं। सेल मेम्ब्रेन, जो कि हम कवर कर चुके हैं, सेमी परमिएबल होती है। ठीक है, इसके बाद हमने सेल वॉल को भी कवर किया था, जो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है न्यूक्लियस। डायग्राम में आपको बिल्कुल सेंटर में एक पिंक कलर की बॉल सी दिख रही है, यही हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है किसी भी सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्यों? इसकी बिना बहुत सारी चीज़ें जो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब एग्जिस्टेंस ही किसी भी सेल की पॉसिबल नहीं है। तो इट इज़ लाइक आप कहना चाहें तो ये हमारे जो सेल का जो है ब्रेन कहलाता है। जैसे ह्यूमन बॉडी विदाउट ब्रेन कुछ नहीं कर सकती, सेम एज जो सेल है वो भी न्यूक्लियस के बिना कुछ नहीं कर सकता। ये न्यूक्लियस का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए, जो हमने ये जो पिंक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियस है। ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखिए आपको दिख रहा होगा, एक तो है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस साइड में दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर से ही बात करते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अभी उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जो इट इज़ सराउंडेड बाय 2 सेपरेट मेम्ब्रेन्स। देखिए, ये जो है 2 सेपरेट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होती है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसे इनर मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है, जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है उसे आउटर मेम्ब्रेन बोल दिया जाता है। ओके, तो इसके अलावा जैसे कि हमारे किसी भी सेल में जो फ्लूइड होता है उसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है। देखिए, इस डायग्राम में जो ये फ्लूइड है सेल के अंदर, ये साइटोप्लाज्म है। सेम एज जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ लिक्विड प्रेजेंट होता है ये साइड में, उसे क्या बोला जाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, ये न्यूक्लियोप्लाज्म इंपॉर्टेंट होता है, ये क्यों मैं बताऊंगी, लेकिन ये जो होता है ये न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होता है वो होता है। ओके, इसके अलावा कई बार क्या होता है, कई बार नहीं, हमेशा ही, अब हमारे सेल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस की ज़रूरत है, तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ चीज़ें जानी चाहिए, इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस की न्यूक्लियस के अंदर भी नीड होगी। ओके, लेकिन अब ये तो मेम्ब्रेन से बना हुआ है, तो ये क्या करता है, बेसिकली इस मेम्ब्रेन का फंक्शन ही है कि बाहर के साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस के अंदर के सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का काम करता है। लेकिन अब क्या हुआ है कि साइटोप्लाज्म से कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जानी ज़रूरी होती है। तो वो किसकी मदद से जाते हैं? वो न्यूक्लियर पोर की मदद से जाते हैं। आपने डायग्राम में नीचे लेबलिंग में देखा होगा न्यूक्लियर पोर। अब ये जो न्यूक्लियर पोर हैं, इनसे क्या होता है, कुछ सेलेक्टिव मटीरियल्स, यानी ये क्या है, ये जो पोर्स है ये बहुत ही सिलेक्टिव है, ये किसी को भी अंदर नहीं आने जाने देंगे। ये बस कुछ ही चीज़ों को परमिशन देते हैं जो कि न्यूक्लियस के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, जिनकी ज़रूरत होती है। या कई बार क्या होता है, न्यूक्लियस से बाहर आने की भी कुछ चीज़ों को ज़रूरत होती है, तो ये जो पोर्स है ये एंट्री और एग्जिट कुछ सेलेक्टिव मटेरियल्स की करने देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अंदर ही अगर जाने देंगे तो mRNA को जाने देते हैं और बाहर ही जाने देंगे प्रोटीन को, क्योंकि जो प्रोटीन है वो हमारे न्यूक्लियस के अंदर ही बनता है। ओके, ये कुछ बेसिक सी जो है मैंने आपको बता दी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, बेसिक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर उसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो फ्लूइड होता है, उसके बाद न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ सेलेक्टिव मटीरियल्स को अंदर या बाहर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, जो यानी कि न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड है, देखिए ये सब चीज़ें मैं आपको भी पढ़ा दूंगी, आप एक्सप्लेन आराम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस का। इट इज सराउंडेड बाय 2 सेपरेट मेम्ब्रेन्स, आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। अब ये क्या करती है, दिस मेम्ब्रेन सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करने के लिए ये मेम्ब्रेन यूजफुल है। इनसाइड न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। अब न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड यानी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। इट इज द फ्लूइड इनसाइड द न्यूक्लियस। ओके, अब देयर आर ऑल्सो प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, परमिट करते हैं कुछ मटेरियल को अंदर जाने के लिए, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो ट्रांसफर ऑफ मटेरियल होती है वो इन पोर्स की मदद से ही होती है। ये दे आर वेरी सिलेक्टिव, ये बहुत ही सिलेक्टिव होते हैं, हर किसी को अंदर नहीं जाने देते। ठीक है, इनसाइड जैसे
mRNA, ये RNA लिख रखा है, इनसाइड जो है ये mRNA और आउटसाइड प्रोटीन, ठीक है, इन सबको जाने आने दिया जाता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं, देखिए ये हमारा था न्यूक्लियस का डायग्राम। इसके अंदर देखिए ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है ये क्या है, न्यूक्लियोलस है, ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ये क्या है, क्रोमेटिन है। और बाहर बाकी जो ये जो लिक्विड है ये क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। तो इसके अंदर यानी एक तो सेल मेम्ब्रेन थी, न्यूक्लियर पोर्स थी, ये हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियोप्लाज्म था यानी अंदर का जो फ्लूइड है। अब अंदर के जो फ्लूइड में भी दो चीज़ें जो प्रेजेंट होती हैं, अब वो दो चीज़ें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस, ये ब्लू बॉल जो है ये न्यूक्लियोलस है, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्रोमेटिन है, ठीक है। तो यानी इससे हमें एक बात पता चली कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। देखिए द न्यूक्लियोप्लाज्म देयर आर न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट। न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोलस और एक क्रोमेटिन मटेरियल। अब ये जो न्यूक्लियोलस है ये क्या करता है, ये राइबोसोम्स बनाने का काम करता है। अब ये राइबोसोम्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या करते हैं, राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन को बनाते हैं। तो अगर हम यूँ नहीं कहते कि हमारे प्रोटीन कहाँ बनते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस में बनते हैं, तो एग्जैक्टली वो कहाँ बनते हैं, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके अंदर जो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है उसके अंदर राइबोसोम्स बनते हैं। राइबोसोम्स फिर प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, दे फॉर्म प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स कॉल्ड राइबोसोम्स। ये प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स यानी राइबोसोम्स को बनाते हैं, फिर वो राइबोसोम्स प्रोटीन को बनाते हैं और फिर वो न्यूक्लियर पोर की मदद से साइटोप्लाज्म में चले जाते हैं। मैंने नहीं बताया था, इनसाइड तो वो mRNA जाता है और आउटसाइड वो प्रोटीन जाता है। वो प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम्स में बनता है, फिर वो बाहर चला जाता है। इसके बाद आता है क्रोमेटिन मटेरियल। देखिए ये क्या होता है, इंटेंगल्ड जो है इंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उलझे हुए, आपको इस डायग्राम में भी दिख रहा होगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पर भी क्लियर नहीं है तो मैं आपको वापस से सेल के डायग्राम में ले जाती हूँ। देखिए ये जो रेड कलर के थ्रेड्स हैं ये क्या है, क्रोमेटिन मटेरियल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोलस था जो राइबोसोम्स बनाता है, फिर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, और वो जो रेड रेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे वो हमारे क्रोमेटिन मटेरियल थे। ये कुछ इंटेंगल्ड यानी उलझे हुए धागों के गुच्छे टाइप्स दिखने में होते हैं। अब ये क्या करते हैं, जब भी सेल डिवाइड होता है तो ये क्रोमेटिन मटेरियल क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। देखिए आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में कुछ धागे धागे हैं, अब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो गए। कब बदलेंगे ये क्रोमोसोम में, जब भी सेल डिवाइड करेगा। अब इससे मुझे एक बात याद आई गाइस, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शेल्डन एंड शॉन नाम के दो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दी थी कि जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही मिलकर बने हैं, ठीक है। यानी कि कुछ पुराने सेल्स थे उन्हीं से मिलकर जो आज के नए सेल्स बने हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, ये चीज़ क्या दिखाता है कि सेल डिवीजन होता है। जैसे कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से हमारे पेरेंट्स हुए, फिर हमारे पेरेंट्स से हम हुए, तो हम किन से रिलेटेड हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, हमारे एंसेस्टर्स से रिलेटेड है। सेम एज जितने भी आज के सेल है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल्स यानी उनके एंसेस्टर्स से रिलेटेड ज़रूर हैं। अब वो कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ जो ह्यूमंस में बर्थ होता है, बर्थ मदर्स जो है वो बर्थ देते हैं अपने ऑफ स्प्रिंग्स को, सेम एज जो सेल होता है वो क्या करते हैं, सेल डिवीजन करते हैं। वो भी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से मतलब बहुत सारे ऐसे ऐसे फिर सेल्स डिवाइड होते जाते हैं और बनते जाते हैं, ठीक है। तो जब भी सेल डिवाइड होने वाला होता है तभी जो क्रोमेटिन मटेरियल है ये किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में बदल जाता है। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देखिए पहले तो ये देखिए बीच में जो सेंटर का जो दिख रहा है वो क्रोमोसोम है, ठीक है। क्रोमोसोम इंपॉर्टेंट है, ये जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बिल्कुल धागे जैसा इनका स्ट्रक्चर होता है। ये तभी दिखाई देते हैं जब सेल डिवीजन होते हैं, ये बात हमें पता है, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जब भी सेल डिवीजन होती है तो जो क्रोमेटिन मटेरियल किस में बदल जाता है, क्रोमोसोम्स में। तो यानी ये सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं किन किन चीज़ों से मिलकर बने हैं, ये बने हैं डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर। देखिए ये जो है, सेल में क्रोमेटिन मटेरियल है, फिर ये क्रोमोसोम में बदल गया। देखिए अभी मैं आपको बता देती हूँ, ये जो सेल है ये सेल है हमारा, ये फिर क्रोमोसोम में बदल गया और ये क्रोमोसोम बदल गया डीएनए में, ठीक है। तो इससे आपको साफ दिख रहा है कि ये जो है ये ऐसे काम करता है, ओके। सो अब हमें पता चल गया कि जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो क्रोमोसोम्स में बदलेंगे। फिर क्रोमोसोम्स किन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, वो दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन। और क्रोमोसोम सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर ही देखने को मिलते हैं। अब ये देखिए डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। आप इसको मतलब ये सभी को पता भी होना चाहिए, बट ये एग्जाम्स में भी मोस्ट ऑफ द टाइम
चांसेस होते हैं कि ये पूछ लिए जाते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें क्या है ना, वन वर्ड में आ जाती हैं। अच्छा, हमारी बुक में जो है वो इतना डिटेल इनका है नहीं, डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रखा, बट मैंने आपको इसलिए समझा है कि क्योंकि जब ये चीज़ें क्वेश्चन में आती है तो हमें समझ नहीं आती, तो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग के लिए हम स्टार्टिंग से ही पढ़कर चलेंगे। अब देखिए, जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, डीएनए। अब डीएनए में क्या होता है, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जीन्स क्या होते हैं, देखिए हम ये नहीं कहते कि हमारी जो आदतें हैं हमारे पेरेंट्स से मिलती है, या फिर सॉरी, शक्लें जो हैं जैसे मेरी मदर में है या किसी के फादर में होती है। सिर्फ नॉट ओनली जो जो मतलब शक्ल नहीं, फेस नहीं, कई बार हमारी कुछ हैबिट्स होते हैं, यानी कुछ आदतें होती हैं, वो भी हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स से मिलती हुई दिखती हैं। जैसे किसी बच्चे को गुस्सा आता है तो कह देते हैं कि इसके जो फादर हैं उनको बहुत गुस्सा आता था और वही चीज़ अब इसमें ट्रांसफ़र होगी। कुछ ऐसी चीज़ें हम बेसिकली जब फैमिली टॉक्स होते हैं तो इस टाइप की बातें हमें सुनने को मिलती हैं। तो वो बेसिकली बात सच्ची होती है। क्योंकि जो आरएनए होता है, डीएनए जो होता है, डीएनए जीन्स कैरी करता है। अब वो जीन्स क्या करते हैं, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। यानी कि कुछ क्वालिटीज़ जो आपके मदर या फादर या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में थी, ठीक है, वो आपके पेरेंट्स में आई, पेरेंट्स से फिर वो उनके ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि उनके जो चिल्ड्रन हैं उनमें वो ट्रांसफ़र हो गई। तो जो डीएनए है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। अब वो क्या किन से मिलकर बना होता है, जीन्स से मिलकर बना होता है। जीन्स क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं वन जनरेशन टू अदर विद द हेल्प ऑफ डीएनए। तो यूँ नहीं कहते कि अगर इनका डीएनए मिलता है तो हाँ ये असली जो है चिल्ड्रन है। मूवीज़ में भी कुछ इस टाइप की चीज़ें हम देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो ये हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड ये जो है जीन्स से मिलकर बना है। जीन्स क्या करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करते हैं थ्रू डीएनए की मदद से फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। ओके, अब ये जो नीचे डायग्राम आपको प्यारा सा दिख रहा है, इसमें देखिए ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट थे बहुत सारे। अब इन सेल्स का ये डायग्राम था। सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट था। न्यूक्लियस में, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें प्रेजेंट थे। एक तो न्यूक्लियोलस प्रेजेंट था जिसमें राइबोसोम्स बनते हैं और वो प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं, और एक क्रोमेटिन मटीरियल प्रेजेंट था, ठीक है। वो क्रोमेटिन मटीरियल थ्रेड लाइक एंटेंगल्ड स्ट्रक्चर्स थे। फिर वो क्रोमोसोम्स में कब बदलते हैं, जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है। अब सेल डिवाइड हो गया तो वो क्रोमोसोम्स में बदल गए। क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बना है, डीएनए एंड जीन्स, ठीक है, सॉरी डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बना है। डीएनए में क्या प्रेजेंट है, जीन्स। तो ये हमारा डीएनए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो आपको सामने डायग्राम में दिख रहा है। देखिए, अब हम बात करते हैं डीएनए की। देखिए, ये ह्यूमन था, ह्यूमन में बहुत सारे सेल थे। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट थी, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म में दो चीज़ें प्रेजेंट थी, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल से फिर ये क्रोमोसोम्स बने। क्रोमोसोम्स किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए एंड प्रोटीन से। और डीएनए में क्या प्रेजेंट होता है, हमारे जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये जीन्स क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर देती हूँ। ओके, सो ये था हमारा डीएनए के बारे में। अब मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करा देती हूँ। देखिए, सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था कि जो होता है हमारे सेल का जो स्ट्रक्चर है वो हम चले जाते हैं उस पर, ठीक है। ये सेल था। सबसे पहले हमने देखा कि ये दो सेपरेट मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है जिन्हें हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर वाली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली को आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके अंदर जो लिक्विड प्रेजेंट होता है, फ्लूइड, उसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है, दो चीज़ें और प्रेजेंट होती है, क्रोमेटिन मटीरियल और न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या करते हैं, राइबोसोम्स बनाते हैं, और वो राइबोसोम्स क्या होते हैं, वो प्रोटीन्स को बनाने का काम करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस का रोल इधर ही खत्म है। अब क्रोमेटिन मटेरियल क्या करता है, सेल डिवीजन के टाइम पर ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, इंटैंगल्ड, उलझे हुए गुच्छे, ये क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पर। अब वो क्रोमोसोम्स दो चीज़ों से मिलकर बने, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बने हैं, डीएनए एंड प्रोटीन, ठीक है। डीएनए एंड प्रोटीन से मिलकर बने हैं। अब वो डीएनए क्या करता है, डीएनए जीन्स कैरी करता है, यानी डीएनए में जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो जीन्स क्या करते हैं, जेनेटिक मटीरियल को ट्रांसफ़र करने का काम
करते हैं, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल वन जनरेशन टू अदर, ओके। अब इतना ही काम था इसका। तो अब कुछ हम बेसिक फंक्शंस जो है, अब हम न्यूक्लियस के बारे में, वैसे तो आपको आइडिया हो गया होगा कि न्यूक्लियस क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ये ब्रेन की तरह काम करता है, ठीक है। ये जो सेल का है सबसे लार्जेस्ट पार्ट बोला जाता है और बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड होता है। ये कुछ तो बेसिक चीज़ें थी। अब फिर भी लेकिन मैं आपको गो थ्रू करा देती हूँ। देखिए, विदाउट न्यूक्लियस सेल कैन नीदर सर्वाइव नॉर शो स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज, ठीक है। सेल में जो न्यूक्लियस है, अगर वो न्यूक्लियस नहीं हुआ तो सेल जो है ना तो वो सर्वाइव कर पाएगा, ना ही कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा। जैसे हम ह्यूमंस होते हैं, अगर सपोज कीजिए हमारा ब्रेन जो है डैमेज हो गया या कुछ हो गया, तो क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे। सेम एज जो न्यूक्लियस होता है वो किसी भी सेल का ब्रेन होता है, ठीक है। तो अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो वो कोई भी ना सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, प्लस कोई स्पेशलाइज्ड एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो सेंट्रल जो रोल है वो सेल्यूलर रिप्रोडक्शन का है। सेल्यूलर रिप्रोडक्शन यानी कि द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स। देखिए, ये सेल डिवीजन का काम करता है, ठीक है। एक सेल से दो नए सेल, दो से चार, ठीक है। बनाने का काम कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में भी जो क्रोमेटिन मटीरियल होता है वो क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं, मैंने आपको बताया था, सिर्फ सेल डिवीजन के टाइम पे। फिर वो ऐसे ऐसे जीन्स कैरी करते हैं और फिर वो उनमें जो जीन्स जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का काम करता है, तो वो सेल डिवीजन में करता है। वो सेल डिवीजन कौन करता है? न्यूक्लियस, ठीक है। और एक और, न्यूक्लियस कंट्रोल्स ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनेलीज ऑफ सेल। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यानी कि फूड के इनटेक से लेके आउट मतलब एक्सक्रीशन तक की सारी प्रोसेस, ये पूरी मेटाबॉलिक होता है। यानी कि फूड हमने खाया, डाइजेस्ट किया और फिर जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो बाहर निकाल दिया एक्सक्रीशन की प्रोसेस से। तो ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है और वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये स्लाइड्स मैंने इंपॉर्टेंट थी इसीलिए ऐड करी। अगर आपको कोई और सजेशन देना है तो आप प्लीज़ अपने कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर से ज़रूर मेंशन कीजिए। और एक और बात, हमारा जो चैनल है वो अभी बेबी चैनल है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके। और किसी भी तरह की कोई भी वीडियोस अगर आप और भी चाहते हैं तो आप उन्हें हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।